देखिए जी, क्या दिन आ गए हैं भारत में कुछ लोगों के। पहले भारत के कुछ लोग ऐसे हैं जो इन हाउस अपनी बेइज्जती कराया करते थे भारत के अंदर ही। आजकल ये लोग इंटरनेशनली बेइज्जती करा रहे हैं, मतलब कनाडा से भी अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि भारत में ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत खुश हो रहे थे कि अभी तक इंडिया को G7 से इनवाइट नहीं आया, जो इस साल कनाडा में होने वाला है। मोदी और जयशंकर को टारगेट किया जा रहा था कि इन्होंने भारत की फॉरेन पॉलिसी बैठा दी है। कुछ लोग तो घंटों घंटों के विश्लेषण बना रहे थे कि किस तरह से भारत की जो इन्फ्लुएंस है, भारत की इकोनॉमी है, सब कुछ पूरी तरह से बैठ चुका है ये इनवाइट नहीं आने की वजह से। कनाडा जैसा देश हमें G7 का इनवाइट नहीं भेजता है। असलियत यह है कि हम अपने आप को वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी कह रहे हैं। तो ये तो आप विश्व गुरु हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहिए। वो विश्व गुरु है, जगत गुरु है, तो अगर उनको नहीं बुलाया है तो उनके जो भगतगण है वो उनको जवाब देंगे। हमको तो बुरा लगा, ये देश का अपमान लगता है मुझे। G7 की बैठक में कनाडा ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित नहीं किया है। कुछ लोग कह रहे थे भारत का तो कोई दोस्त ही नहीं है, लेकिन आप देखिए कनाडा कितना चालू देश है। पूरा इन्होंने वेट किया हफ्ते भर कि ये लोग सोशल मीडिया पे अपनी पूरी भड़ास निकाल ले, पूरा दबा दबा के हंस ले, और ये सब होते ही अगले ही दिन कनाडा ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन एक्सटेंड कर दिया। और ये लोग तो भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि ये समिट तो भारत के बिना हो ही नहीं सकता। India, the 5th largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains, at the heart of a number of those supply chains, so it makes sense. अब जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं, लोग काफी सदमे में पहुंच गए हैं, तो जरा हमें ये पहन के इसे स्टडी करना पड़ेगा। लेट अस वेयर आवर प्रोटेक्टिव गॉगल्स। कि देखिए, सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि रविश कुमार जो हिंडन नदी के तट पर हिंडनबर्ग को ढूंढ रहे थे, उन्होंने हिंडन नदी में ही कूद के जान दे दी है इस खबर के बाद। और ये जितने लोग हैं जिन्होंने इतने सारे स्टेटमेंट दिए थे कि भारत का तो कोई दोस्त नहीं है, भारत की कोई इज्जत नहीं है, भारत ने अपना नाम मिट्टी में मिला दिया है, ये सब पिछले 2 दिन से कुछ बोल ही नहीं रहे, चुप हो गए बिल्कुल तरह से। कुछ लोग तो अपने ट्वीट भी डिलीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट भी डिलीट कर रहे हैं। और सिर्फ भारत में ही नहीं, इंटरनेशनल मेल्टडाउन भी हो रहा है। कनाडा का जो हरमीत सिंह है, जो ट्रूडो की पार्टी में कोalition लीडर हुआ करता था, जो ओपन खालिस्तानी है, जो खालिस्तानी रैलीज को अटेंड कर चुका है कैलिफोर्निया में, अमेरिका में, जिसने फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय पर भारत में दखलंदाजी करने की कोशिश की थी और बहुत बोल रहा था कि देखिए हम तो फार्मर के साथ खड़े हैं, इंडियन गवर्नमेंट बहुत गलत काम कर रही है, उसकी बहुत जली पड़ी है। वो कह रहा है कि नहीं भैया, हम इस डिसीजन के बिल्कुल खिलाफ है, हम नहीं चाहते कि मोदी यहाँ पर आए। अबे साले, तुम्हारे चाहने से क्या होता है बे? ये तो वही बात होगी कि मैं बोलूं कि मैं नहीं चाहता कि कटरीना कैफ विकी कौशल से शादी करे। अबे मेरे ओपिनियन से घंटा फर्क पड़ता है उसको यार। ये बोल रहा है कि ट्रूडो की जो लिबरल पार्टी है उसने खालिस्तानियों को धोखा दे दिया है। देखिए, पाकिस्तान के बारे में तो आप जानते ही हैं, पाकिस्तान की पूरी एग्जिस्टेंस ही मेल्टडाउन है। पहले तो हमने इनके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर करके इनके 11 बेसेस उड़ा दिए, 9 आतंकी बेसेस उड़ा दिए, और इनको थोड़ी सी 1 सेकंड की खुशी मिल रही थी कि चलिए G7 में कम से कम मोदी को इनवाइट तो नहीं किया गया, हमारे 150 लोग भले ही मर गए हों। 1 सेकंड की इनको खुशी हो रही थी, तभी इनवाइट भी आ गया। तो पाकिस्तान का राजदीप सरदेसाई यानी हामिद मीर, जो कुछ दिन पहले जश्न मना रहा था, मोदी की एम्बैरेसमेंट शुरू हुई है, तो G7 समिट की इनविटेशन की जो कैंसिलेशन है वहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी इसको मज़ीद जाना है। तो देखिए कि सरेंडर मोदी जो हैं वो आने वाले दिनों में इंडिया की प्राइड और प्रेस्टीज को और कहाँ पर सरेंडर करते हैं। अब बेचारे ने हार्पिक पी लिया है, कुछ बोल ही नहीं रहा बेचारा। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। चाय चलेगी? अच्छा जीप दिखाओ। आ बहुत सारे मीडिया हाउसेस हैं जो जश्न मना रहे थे, वहां मातम मन रहा है, चाहे वो पाकिस्तान का डॉन न्यूज हो। देखिए, ये जो दुख है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये सिर्फ भारत के लोगों में नहीं है, ये इंटरनेशनल दुख है। वेस्टर्न मीडिया का भी बहुत बुरा हाल हो रखा है इस समय पे। तो प्लीज इन सब के लिए सॉलिडारिटी में जरा F दबा दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और देखिए, मैं एक और बारे में बात करना चाहता हूं, बिकॉज ये जो स्टेप है जो कनाडा ने लिया है G7 में मोदी को इनवाइट करके, दिस इज अ प्रीटी सिग्निफिकेंट स्टेप। बिकॉज आपको याद होगा पिछले 2 सालों से भारत और कनाडा की जो दोस्ती है वो बहुत ही खराब सिचुएशन में चल रही है। ऐसा हमेशा नहीं था। एक समय पे एक्चुअली इंडिया और कनाडा की जो रिलेशनशिप थी वो बहुत क्लोज थी, दोनों देश डिप्लोमेटिकली बहुत क्लोज थे, क्योंकि एक समय पे कनाडा का कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर थे स्टीवन हापर की लीडरशिप में इंडिया और कनाडा के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी था और काफी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी थी। इनफैक्ट ये रिलेशनशिप इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि स्टीवन हार्पर ने एक बार ओपनली कहा था कि जब तक वो पावर में हैं
तब तक किसी भी मूवमेंट को, किसी भी ग्रुप को कनाडा से इंडिया की सॉवरेनिटी थ्रेटन नहीं करने देंगे। तो स्टीवन हार्पर वाज डीपली अपोज्ड टू खालिस्तानी। जब तक वो पावर में थे तब तक कुछ खालिस्तान का हल्ला नहीं बचता था कनाडा में, कोई कनाडा से धमकियां नहीं आती थी इंडिया की तरफ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टीवन हार्पर का टर्म खत्म हुआ और उसके बाद ये आए। Loud and clearly that I am a feminist. Poverty is sexist. The she session and turn it into a she-covery. It accused Trudeau of groping and inappropriately handling an unnamed young female reporter. We like to say people kind, not necessarily mankind, because it's more inclusive. There we go. Oh, brother, this guy stinks! और देखिए, एक रूल हम पिछले 1-1.5 साल से देखते हुए आ रहे हैं कि जो भी प्रीस्ट किंग यानी मोदी जी से उलझता है उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होता है। तो ट्रूडो के सेकंड टर्म में जब वो जीता तो उसकी अनपॉपुलैरिटी काफी बढ़ने लगी। उसके अपने देश में कॉस्ट ऑफ लिविंग का क्राइसिस हो गया, उसके अपने देश में इमिग्रेशन का बहुत चैलेंज हो गया, बिकॉज उसने बिल्कुल अनलिमिटेड इमिग्रेशन अपने देश में शुरू कर दिया था। तो कल्चरल चैलेंजेस हो रहे थे, इकोनॉमिक चैलेंजेस हो रहे थे। तो उसने सोचा कि भाई हम इन चैलेंजेस से देश की पब्लिक का ध्यान कैसे हटाएं। उसने सोचा चलिए भाई किसी दूसरे देश से दुश्मनी कर लेते हैं एंड विल होप कि जो हमारी पब्लिक है वो हमको सपोर्ट करने लगेगी। तो ट्रूडो ने बेसिकली यही किया। ट्रूडो ने एक फॉल्स एलिगेशन लगाया इंडियन गवर्नमेंट पे, ये क्लेम करते हुए कि एक खालिस्तानी आतंकी जिसका नाम हरदीप सिंह निज्जर है, जिसको कनाडा में 2023 में मार दिया गया था, उसके पीछे भारतीय गवर्नमेंट का हाथ है। अब देखिए, ये क्लेम तो इन्होंने कर दिया लेकिन इसका कोई उन्होंने प्रूफ नहीं प्रोवाइड किया। इनफैक्ट जब इनसे अंडर ओथ पूछा गया कि आपने ये इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है भारतीय गवर्नमेंट के ऊपर, इसके पीछे आपके पास क्या प्रूफ है, तो भाई साहब ने ये कहा, Our response was, well, it's within your security agencies. You should be looking into how much they know. You should be engaging. It's, no, tell us what you know. Show us the evidence. And at that point, it was primarily intelligence, not hard evidentiary proof. So we said, well, let's work together and look into your security services and maybe we can get that done. No. अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि हम बिना कुछ प्रूफ दिए कुछ भी बोल सकते हैं। ये तो काफी बड़ा ब्रेक थ्रू है हमारे चैनल के लिए। इसका मतलब कि मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि जस्टिन ट्रूडो और जगमीत सिंह एक बहुत ही खूबसूरत लविंग रिलेशनशिप में है एक दूसरे के साथ, और उनकी बहुत ही इनक्रेडिबल सेक्स लाइफ है। क्योंकि इस बात का मेरे पास उतना ही प्रूफ है जितना ट्रूडो के पास इस बात का प्रूफ है कि इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है हरदीप सिंह निज्जर की मौत में। तो बेसिकली ट्रूडो के इस बिहेवियर की वजह से इंडिया और कनाडा के बीच का डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप पूरी तरह से टूट गया। इंडिया ने बेसिकली अपने देश से कैनेडियन डिप्लोमेट्स को निकालना शुरू कर दिया और अपने डिप्लोमेट्स को कनाडा से वापस बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि देखिए भाई, हमारे डिप्लोमेट्स के ऊपर खालिस्तानी धमकी भी दे रहे हैं, ये प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं जिसमें हमारे डिप्लोमेट्स के फोटो लगाए जा रहे हैं, इनको मारने की धमकियां दी जा रही है और कैनेडियन गवर्नमेंट साला कुछ कर ही नहीं रही। और ये इंडिया कनाडा की जो रिलेशनशिप थी उसमें सबसे बड़ा जहर था, जो था कैनेडियन गवर्नमेंट का खुल्लम खुल्ला सपोर्ट खालिस्तानियों को। बेसिकली बहुत सारे खालिस्तानी या खालिस्तानी सिंपैथाइजर कैनेडियन गवर्नमेंट के अंदर घुसे हुए थे, जैसे जगमीत सिंह, और कनाडा के हर कोने में बेसिकली रैलीज होती रहती थी जो खालिस्तानी ऑर्गेनाइज करते थे, जिसमें भारत को तोड़ने की बातें की जाती थी और इंदिरा गांधी जैसे इलेक्टेड लीडर्स के असैसिनेशन को सेलिब्रेट किया जाता था। इमेजिन कीजिए कि इंडिया में अगर क्वेबेक को सेपरेट करने की रैलीज निकाली जाती या ब्रिटिश कोलंबिया को सेपरेट करने की रैली निकाली जाती, जो लोग कनाडा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वैसे पॉलिटिशियंस को हम अगर अपनी गवर्नमेंट में घुसा लेते तो कनाडा कैसे रिएक्ट करता? और आप बताइए कि इंडियन गवर्नमेंट को कैसे रिएक्ट करना चाहिए था? खालिस्तानी ओपनली इंडियन हाई कमीशन के ऑफिसर्स को धमकी देते थे और कैनेडियन गवर्नमेंट बिल्कुल चुप, जीरो एक्शन। ऊपर से जैसा कि मैंने आपको बताया, जगमीत सिंह जैसे कैनेडियन नेता गवर्नमेंट में कोalition में बैठे हुए थे, फार्मर्स प्रोटेस्ट में इंडिया में दखल अंदाजी करते थे, इंडिया के खिलाफ झूठी स्टोरी स्प्रेड करते थे मीडिया में। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, प्रीस्ट किंग से आप अगर उलझेंगे तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत तो होगा ही आपके साथ। ये हमने ना सिर्फ ट्रूडो के साथ देखा है, हमने हाल में ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पॉज हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, उस पॉज का क्रेडिट लेने की कोशिश की कि देखिए मैंने ये सीज फायर करवा दिया है। इस बात से इंडिया नाराज था और अब देखिए कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर क्या हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का जो बेस्ट फ्रेंड है इलॉन मस्क, जिसने $300 मिलियन खर्च किए थे डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन पे डोनाल्ड ट्रंप को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, अब उन दोनों के बीच में एक सिविल वॉर शुरू हो गई। बेसिकली जो मैगा मूवमेंट है, जिसके 2 सबसे बड़े लीडर्स हैं डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क, उन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। मस्क ने एक टाइम पे बोला था कि आई लव ट्रंप एज मच एज ए स्ट्रेट मैन कैन लव अनदर मैन, और अब बताइए ये प्यार प्राइड मंथ में टूट गया है।
क्या टाइमिंग है और कितने दुख की बात है। तो ट्रूडो ने भी जब ये पंगा लिया था तो ये पंगा लेने के जल्द बाद ही अपनी पॉपुलैरिटी पूरी तरह से खो दी कि भैया एक तो हमारे देश में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, ऊपर से इमिग्रेशन क्राइसिस हो रखा है, उसके ऊपर से आपने एक ऐसे देश से दुश्मनी मोल ली है जो हमारा एलाई है, और फाइनली उसको इंडिया के ऊपर ये एलिगेशन लगाने के 1 साल के अंदर अंदर रिजाइन करना पड़ा। और देखिए कनाडा का क्या बुरा हाल हो रखा था उस समय पे कि ट्रंप जब जीत के आया तो ट्रंप ने भी कनाडा से दुश्मनी मोल ली, उसने कनाडा के ऊपर टैरिफ ठोक दिए, उल्टा बोलने लगा कि भैया हम तो कनाडा को 51st स्टेट बनाना चाहते हैं। और इस ट्रेड वॉर की वजह से कनाडा को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि कनाडा की इकोनॉमी बहुत बड़ी है लेकिन भैया अमेरिका जितनी बड़ी नहीं है। कनाडा की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। आज कनाडा की स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की वाट लग चुकी है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रखे हैं, कंज्यूमर प्राइसेस स्काई हाई हो रखे हैं, तो जो अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस ऑलरेडी हो रखी थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो कनाडा इस समय पे डेस्परेट है अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करने के लिए ताकि उनकी अमेरिका से डिपेंडेंसी कम हो, और ऐसे समय पे कनाडा ने इंडिया जैसे इतने बड़े मार्केट से दुश्मनी ले रखी है और सिर्फ खालिस्तानियों को अपीस करने के लिए। तो खालिस्तानियों के लिए आपने इंडिया से दुश्मनी मोल ली। ये तो मतलब यही बात हुई कि अर्जुन कपूर के करियर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने इरफान खान को देने बंद कर दिए, क्योंकि इस समय पे आप देखिए कनाडा के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है ऐसी लार्ज इकोनॉमीज के जो रोग स्टेट्स भी ना। रशिया को अगर आप देखें तो रशिया इस समय एक बहुत बड़े वॉर में घुसा हुआ है और उसकी इकोनॉमी की बहुत बुरी हालत हो रखी है। चाइना चलिए बहुत बड़ी इकोनॉमी है लेकिन इट इज ऑल्सो एन इंपीरियलिस्ट पावर जो कि डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के थ्रू देशों पर कब्जा करने की कोशिश करती है। उसने पूरे एशिया में, पूरे अफ्रीका में यही काम कर रखा है और कनाडा के साथ भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यही काम किया था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया भी अपनी इकोनॉमी को चाइना से डिकपल करने की कोशिश कर रही है और इंडिया की तरफ ज्यादा ले जाने की कोशिश कर रही है। अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका तो कनाडा को यार 51st स्टेट बनाना चाहता है। दोनों देशों में इस समय पे ट्रेड वॉर चल रहा है। तो बेसिकली दैट लीव्स इंडिया एज ए लार्ज इकोनॉमी जो कि एक डेमोक्रेसी भी है, जो कि कनाडा पे कब्जा नहीं करना चाहती, उल्टा कनाडा से बस एक अच्छी रिलेशनशिप चाहती है। और इसलिए अब जो कनाडा का नया प्राइम मिनिस्टर जीत के आया है मार्क कार्नी, उसके बाद एक ही ऑप्शन बचा है कि यार इंडिया से रिलेशनशिप मत खराब करो। और इसीलिए मुझे लगता है कि मार्क कार्नी ने पीएम मोदी को फोन करके G7 के लिए इन्वाइट किया है, डिस्पाइट इस बात के कि दोनों देशों में रिलेशनशिप अभी अच्छी नहीं है, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर भी यही चाहता है कि भाई इंडिया और कनाडा के साथ रिलेशनशिप अच्छे किए जाए। एंड फ्रैंकली The main reason is कि इंडिया is now too big to ignore। मार्क कार्नी ने खुद बोला है कि इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इंडिया दुनिया का बेसिकली सबसे बड़ा पॉपुलेशन है, ये कई ग्लोबल सप्लाई चेन्स के सेंटर में है, इसका इंक्लूजन हमारे G7 में बिल्कुल लॉजिकल। इंडिया का ग्लोबल इंपॉर्टेंस सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रहा, अब एक कंपल्शन बन चुका है। चाहे एनर्जी सिक्योरिटी हो, AI हो, रेयर मिनरल्स हो या फिर डेवलपिंग कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो, इन सब क्रूशियल डिस्कशंस का इंडिया के बिना होना नामुमकिन है। G7 नेशंस भी इस बात को क्लियरली समझते हैं। उनका फोकस भी अब सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन पे है, मतलब चाइना के ऊपर जो उनका पूरा डिपेंडेंस है उसको वो तोड़ना चाहते हैं, और उसके लिए इंडिया सबसे नेचुरल एलाई और पार्टनर बनता है। और जो दूसरे G7 देश हैं वो भी कनाडा के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि इंडिया को इन्वाइट किया जाए और इंक्लूड किया जाए। वीना नजीबुल्ला जो एशिया पैसिफिक फाउंडेशन ऑफ कनाडा की वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया और कहा कि G7 के बाकी 6 मेंबर्स इंडिया के साथ अपने स्ट्रेटेजिक टाइज को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, चाहे डिफेंस हो या टेक हो या इकोनॉमी हो। हर दिन कोई ना कोई डील अनाउंस हो रही है बाकी G6 कंट्रीज की इंडिया के साथ, चाहे फ्रांस हो, यूके हो, यूएस हो, ये सब इंडिया के साथ काम करना चाहते हैं। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वी हैव टू इनवाइट इंडिया। देखिए इंडिया ऑलरेडी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। प्रोजेक्शंस आ रहे हैं कि अगले 2.5-3 सालों में इंडिया जर्मनी को भी ओवरटेक करके इट्स गोइंग टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। और सिर्फ रैंकिंग में ही नहीं, मार्च 2025 क्वार्टर में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ अराउंड 7.4% रही है, जो दुनिया के सभी बड़े इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा थी। और ये ऐसे समय पर हो रहा है जब ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट वर ओनली 2.4%। ऊपर से इंडिया का जो मीडियन एज है इट इज ओनली अराउंड 28 इयर्स, जो इसे दुनिया का सबसे यंग और डायनामिक पॉपुलेशन बनाता है। तो इंडिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमिक पावर, ग्लोबल लेवल पे उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और उसका मैसिव मार्केट पोटेंशियल, दैट मेक इंडिया ए प्लेयर दैट इज जस्ट इम्पॉसिबल टू इग्नोर। इसलिए चाहे यूके हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, कोई भी हो, दे हैव टू ट्राई एंड मेक अ गुड रिलेशनशिप विद इंडिया। तो ऐसे देशों के लिए और ऐसी गवर्नमेंट्स के लिए आगे बहुत बुरा हाल होने वाला है जो सिर्फ अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए या फिर अपने छोटे वोट बेसिस को अपीज करने के लिए इंडिया के साथ दुश्मनी मोल करना चाहते हैं या इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन करना चाहते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ए, आपका फेवरेट मेल्टडाउन किसका था, एंड 2 कि इंडिया को कनाडा के साथ अपनी रिलेशनशिप कैसे लेवरेज करनी चाहिए। इंडिया का जो पावर है और जो कनाडा को जरूरत है इंडिया की, उसका कैसे इस्तेमाल करना चाहिए भारत को जियोपॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड अगेन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। आपसे अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहे, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।